हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सुनील कुमार में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य के विषय में। तो आज हम मराठों के विषय में जो पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे मराठों का उत्कर्ष, यानी कि मराठों के उत्कर्ष के क्या कारण थे। सबसे पहले हम इसके विषय में देखेंगे। फिर उसके बाद शिवाजी व उनके उत्तराधिकारियों के विषय में, उनका क्रम जो है, शिवाजी के बाद उनके उत्तराधिकारियों का जो क्रम है और उनका शासनकाल, इस विषय में बहुत पूछा जाता है, उसके विषय में। फिर उसके बाद हम देखेंगे पेशवाओं का जो क्रम है, यानी मराठा छत्रपति शिवाजी के बाद उनके उत्तराधिकारियों का क्रम। फिर पेशवाओं का जो शासनकाल था, जैसे बालाजी विश्वनाथ से फिर कौन से पेशवा आए और उन पेशवाओं का क्रम क्या था, इन सब के विषय में। तो आज इन्हीं तीन ही टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मराठों के उत्कर्ष की अगर बात की जाए तो मराठों के उत्कर्ष में सबसे पहला जो मराठों के उदय का जो पहला सिद्धांत है वह है ग्रांट डफ ने दिया है। ग्रांट डफ ने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड से हुआ था। तो ग्रांट डफ का कहना है, ग्रांट डफ ने कहा मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की वजह से हुआ। तो मराठों के उदय में ग्रांट डफ का कहना है कि आकस्मिक अग्निकांड इसके पीछे वजह थी मराठों के उदय की। तो मराठों के उदय में सबसे अहम जो कारण माना जाता है वह है महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां। तो इसमें पहला हम देखेंगे महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां। तो सबसे पहले हम महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों को समझ लेते हैं, फिर जिससे आपको यह अंदाज़ा मिल जाएगा कि इन परिस्थितियों ने मराठों के उदय में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। और यह बहुत अहम था ही। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां मराठों के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो मराठों का आप जानते हैं जो क्षेत्र है वह मराठावाड़ा, महाराष्ट्र के आसपास का जो क्षेत्र है उसी में मराठों का उदय हुआ और वहीं मराठों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो महाराष्ट्र की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वह बहुत ऊबड़ खाबड़ हैं और पथरीली मिट्टी और ऊंचे पहाड़ और घाटियां। तो इस तरह की ऊबड़ खाबड़ और कठिन परिस्थितियां महाराष्ट्र की थी। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में, ऐसी कठिन परिस्थितियों ने मराठों के उदय में उनको शक्तिशाली बनाने में और उनको संघर्ष करने में एक अहम परिस्थिति या फिर अहम एक वातावरण उत्पन्न किया था। तो यही थी महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां जो इस तरह से थी, इन्होंने ही मराठों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों में जैसी ऊबड़ खाबड़ पथरीली और ऊंची घाटियां, पहाड़, ऐसी स्थिति में मराठों को मुगलों से और अन्य दक्कनी शक्तियों से संघर्ष करना बहुत आसान था, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में वह उनसे संघर्ष करके छिप जाते थे और काफ़ी वहाँ के रहने के अभ्यस्त हो चुके थे। तो इसलिए और अन्य किसी शक्ति का वहाँ पर कोई जोर नहीं चलता था। केवल मराठे ही थे जो उन ऐसी परिस्थितियों में पले बढ़े थे। तो मराठे ही वहाँ पर अपना वो चला सकते थे। तो इसी वजह से महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों ने मराठों के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों में एक बात और महत्वपूर्ण है कि ऐसी परिस्थितियों में मराठों के जो विजय की संभावनाएं थीं वह बहुत बढ़ी। तो एक जो बर्जीगिरी थी, मराठों की जो गोरिल्ला युद्ध नीति थी, उसने ऐसी परिस्थितियों में बहुत कारगर थी। तो पहले हम इसको भी इसमें, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां जो इस तरह से थी, इसी वजह से मराठों में
वीरता, साहस और कठिन संघर्ष करने का जो एक अंदर भाव था वह आया, और इसी वजह से उन्होंने मुगलों से इतना कड़ा संघर्ष किया और उस संघर्ष में काफ़ी हद तक विजयी भी रहे। तो इन्हीं में एक देख लेते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जो मराठों की गोरिल्ला युद्ध नीति थी वह इतनी सफल रही। तो इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि उससे संबंधित बहुत पूछा गया है। तो ये है गोरिल्ला युद्ध नीति। गोरिल्ला युद्ध नीति जो मराठों ने मुगलों के खिलाफ आजमाई थी, और ऐसी परिस्थितियों में शिवाजी और उसके बाद बाजीराव प्रथम ने बहुत महत्वपूर्ण इस युद्ध नीति का प्रयोग किया और काफ़ी हद तक सफल भी रहे। तो गोरिल्ला युद्ध नीति को बर्जीगिरी भी कहा गया है। मराठी भाषा में इसको बर्जीगिरी भी कहा गया है। तो यह बर्जीगिरी पहले भी पूछा गया है कि क्या है, तो बर्जीगिरी गोरिल्ला युद्ध नीति है, और यह भी कि बर्जीगिरी का पहला प्रतिपादक या दक्कन में बर्जीगिरी को पहली बार शुरुआत करने वाला या गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता किसे माना जाता है। तो इसको देखें, तो गोरिल्ला युद्ध नीति का सबसे पहले प्रणेता जो है वह अहमदनगर का वजीर जो था मलिक अंबर। मलिक अंबर को गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता माना जाता है। मलिक अंबर ही गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता था, और मलिक अंबर के बाद छत्रपति शिवाजी और उसके बाद बाजीराव प्रथम ने इसको एक नए मुकाम तक पहुंचाया। तो मलिक अंबर के बाद इस नीति का सबसे सफल प्रयोग छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, और उसके बाद बाजीराव प्रथम ने। तो ये गोरिल्ला युद्ध नीति जो बर्जीगिरी है, इसको अहमदनगर के मलिक अंबर को इसका प्रणेता माना जाता है। फिर उसके बाद छत्रपति शिवाजी और फिर बाजीराव प्रथम ने इसी युद्ध नीति का प्रयोग करके शिवाजी ने मुगलों को काफ़ी टक्कर दी, और बाजीराव प्रथम ने इसी नीति से पुर्तगालियों और फिर मराठों से मुगलों से भी और अन्य दक्कनी शक्तियों से भी बहुत संघर्ष किया, और मराठों के साम्राज्य विस्तार को एक नए ऊंचाई तक ले गए। तो ये हो गया महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ। तो मराठों के उदय में सबसे पहले अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थीं उन्होंने कैसे मराठों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उसके बाद दूसरा हम जो देखते हैं वह है महाराष्ट्र के सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में जो उस समय 15वीं और 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में कुछ भक्ति संतों द्वारा शुरू किया गया। उन्होंने कैसे मराठों के उदय में कैसे यह योगदान दिया, इसकी बात हम करेंगे। तो महाराष्ट्र में 15वीं और 16वीं शताब्दी में कई भक्ति संत थे जिन्होंने कर्मकांड, जातिपात और छुआछूत और असमानता के विरुद्ध काफ़ी संघर्ष चला रखा था। और ऐसी स्थिति ने महाराष्ट्र के जो अन्य मराठी देशमुख थे और अन्य मराठी जनता थी उनके मन में एकता का यह भाव पनपा, और उन्हें अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए काफ़ी हद तक प्रेरणा दी। तो यही वजह थी कि भक्ति संतों ने महाराष्ट्र में इन बुराइयों के खिलाफ जो आंदोलन चला रखा था उन्हीं से प्रेरणा पा करके अन्य मराठा सरदारों और साथ में मराठी जनता ने मुगलों और अन्य विदेशी शक्तियों के खिलाफ ऐसा संघर्ष किया। तो उस समय 15वीं 16वीं शताब्दी में 2-3 अहम महत्वपूर्ण संत थे जिनमें शामिल थे रामदास थे, उसके बाद एकनाथ, और उसके बाद तुकाराम। तो नामदेव जैसे संत भी थे महाराष्ट्र में, पर उनका
समय बहुत पहले का है, 12वीं या 13वीं शताब्दी में। तो रामदास तो आप जानते हैं, जिन्होंने दासबोध नामक एक पुस्तक लिखी थी। दासबोध नामक रामदास ने एक पुस्तक लिखी थी और यह शिवाजी के गुरु भी थे। शिवाजी ने इनको अपना गुरु बनाया था। रामदास को। और एकनाथ ने भावार्थ दीपिका नामक भागवत गीता पर एक टिप्पणी लिखी थी। तो ये इनकी पुस्तक थी भावार्थ दीपिका, जो कि भागवत गीता पर एक मराठी में एक टीका है। फिर तुकाराम जैसे संत भी थे। तो इन तीनों संतों ने उस समय महाराष्ट्र में कर्मकांड, जातिपात और छुआछूत भेदभाव के खिलाफ काफ़ी आंदोलन चलाया था। वह इसका पुरजोर विरोध करते थे और मराठियों में समानता और भाईचारे का जो संदेश है वह इन्हीं भक्ति संतों द्वारा फैलाया गया। और फिर यही वजह थी कि मराठों ने मुगलों के खिलाफ और पुर्तगालियों या अन्य विदेशी शक्तियों के खिलाफ भी मराठों ने संघर्ष अपना किया और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहे। तो अंत में शिवाजी का व्यक्तित्व भी मराठों के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सब जानते ही हैं कि शिवाजी एक जुझारू प्रकृति के वीर और साहसी व्यक्ति थे। अपनी माता और पिता से उनमें वीरता और साहस मिला था और महाराष्ट्र की ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने बहुत संघर्ष किया और एक छोटी सी जागीर, पूना सूपा की जागीर से महाराष्ट्र में एक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। और उनके समय में उन्होंने मुगलों को भी, जो इतनी बड़ी केंद्रीय शक्ति थी, अपने दम पर, अपने व्यक्तित्व के दम पर गए, उन्होंने मराठों का एक इतना मजबूत शक्तिशाली संगठन तैयार किया जिसे तोड़ने में औरंगजेब लगभग अपनी पूरे जीवन भर दक्कन में रहा और उनसे लड़ते हुए संघर्ष करता रहा, पर उनसे वह जीत ना सका। तो इसी तरह के व्यक्तित्व ने, शिवाजी के इस तरह की उनकी महत्वाकांक्षा और उनके व्यक्तित्व ने मराठों के उदय में एक ऐसी ओजस्वी भावना भर दी कि मुगलों के ही कई अहम ठिकानों पर, जैसे कि सूरत में और अन्य कई जगहों पर शिवाजी ने उनकी लूटपाट की और अपने मराठों के जो राजकोष है उसको बहुत मजबूत किया और मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। तो इस वजह से शिवाजी का व्यक्तित्व भी मराठों के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।